की जंग 2024 से पहले लिटमस टेस्ट। यूपी और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। यूपी की घोसी, उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर उपचुनाव होना है। एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन का ये लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है। इसके परिणाम से जातीय समीकरण का गुणा गणित पता चलेगा। बीजेपी ने दल बदल के साथ विपक्ष पर चढ़ाई कर दी है। दारा सिंह चौहान के नामांकन में आज बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी दिखा है। उधर बागेश्वर में बीजेपी की पार्वती दास ने नॉमिनेशन फाइल किया। पार्वती दास के नामांकन के बाद सीएम धामी ने जनसभा भी की। इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। उपचुनाव की जंग 24 से पहले लिटमस टेस्ट। घोसी बागेश्वर सीट पर विपक्ष को क्यों टेंशन? दल बदल के आगे दारा सिंह चौहान, उनको टिकट दे दिया आपके खिलाफ। इंटर का जो गणित से पढ़ा होगा वही विद्यार्थी बता सकता है कि दारा चौहान कितनी बार दल बदले हैं। जो सुबह शाम बदल देते हैं, शाम सवेरे बदल देते हैं। एक मामूली सा काम होता है कि बच्चों का कि चरित्र प्रमाण पत्र, जो विधायक को पावर है, अधिकार है कि चरित्र प्रमाण पत्र बनाता है, वो पैड भी आज तक 25 वर्ष में यहाँ की जनता, यहाँ के बच्चे नहीं देख पाए हैं। इस बार अपना पैड देखना चाहते हैं कि हमारा पैड है क्या। यूपी में बीजेपी के साथी 2024 के महारथी। पूरा विश्वास है भारी अंतर से कमल खिलेगा और पीडीए का न वर्तमान है न पीडीए का भविष्य है। भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य। बीजेपी का दारा पर दांव, एसपी को क्यों तनाव? दुनिया के लोग मोदी जी के पीछे चहलकदमी करने के लिए परेशान हैं। आज इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज मोदी जी के साथ पूरा का पूरा देश खड़ा है। आने वाले 2024 से मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जब साख खत्म हो जाती है किसी की, तो चुनाव के बाद ही उनकी हैसियत लोगों को पता चलती है कि इनका कुछ नहीं था। बागेश्वर से पार्वती दास, बीजेपी को जीत का विश्वास। जिस प्रकार से लोगों का हुजूम है, लोगों के उनके प्रति एक प्रेम है, अपनी श्रद्धांजलि लोग इस रूप में देना चाहते हैं कि जो उनके सपने इस क्षेत्र को लेकर थे, जो अनेकों विकास के कार्य उन्होंने इस क्षेत्र में किए थे, वो हमारी भी जिम्मेदारी है, हम सब लोग उसको आगे बढ़ाएं। हम सेक्टर वाइज जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। वो व्यक्ति वहीं रहेगा, हवा में फायर नहीं करेगा, धरातल में काम करेगा। भाजपा ने तो स्वतः ही हार मान ली। और अब वक्त है महाबहस के 3 राउंड के सवाल का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने जो आज हम चर्चा में शामिल करने जा रहे हैं। एनडीए के खिलाफ आईएनडीआईए का लिटमस टेस्ट। घोसी विधानसभा चुनाव से क्या स्पष्ट हो जाएगा? जिस विपक्षी गठबंधन एकता का दावा किया जाता है, उसका क्या असर एनडीए के सामने दिखता है? सवाल नंबर 2, घोसी बागेश्वर सीट पर विपक्ष को क्यों है टेंशन? जिस तरीके से यहां पर निशाना साधा जा रहा है, एक तरीके से 2024 के लिए संदेश देने की कोशिश की जा रही है, तो क्या घोसी और बागेश्वर सीट विपक्ष के लिए भी एक नाक का सवाल है? सवाल नंबर 3, योगी के चुनावी जीत का रिकॉर्ड रहेगा कायम? क्या एक बार फिर से बीजेपी जिस तरह उपचुनावों में जीत हासिल करती आई है, अपना जीत का रथ बरकरार रख पाएगी? चर्चा के लिए समीर सिंह जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सूर्यकांत धस्माना आपसे थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे कांग्रेस से। उमेश यादव जी हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल अनुराग जी आपसे। घोसी विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, कहा जा रहा है कि एक लिटमस टेस्ट है 2024 के लिए। आप लोगों का आईएनडीआईए गठबंधन वर्सेस एनडीए यानी बीजेपी। देखिए, एक तो बात तय मान के चलिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी जनता के मुद्दों पे बात नहीं करती है। वो इधर उधर की बातें करेगी, लेकिन बेरोजगारी दर क्या, उस पर बात नहीं करेगी। आज 7.25 से ऊपर हो गई है देश की बेरोजगारी दर। महंगाई दर भी देखिए अब जिस तरह से बेरोजगारी दर 8.25 से ऊपर हो गई, महंगाई दर भी 7.22 हो चुकी है। अगर आप देखोगे कि सब्जियों के रेट भी 37% बढ़ चुके हैं
और किसान की इनकम दोगुनी होने का तो कोई सवाल अभी तक हुआ ही नहीं। किसान तो बेचारा आज के आज भी उसकी पेमेंट अगर उसको मिल जाए, उसकी लागत निकल जाए, जो फसल लगाता है उसकी लागत निकल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, उनकी लागत तक नहीं निकल रही है। तो हर वर्ग परेशान है। महिलाओं का तो आपने देख लिया, जो हाल मणिपुर से लेके और दिल्ली के जिस तरह से महिलाओं के साथ अन्याय हुआ वो भी आप देख चुके हैं। तो ना ये महिलाओं की समस्या पे कोई बात करते हैं, ना ये महंगाई बेरोजगारी पे बात करते हैं, ना ये किसानों की बात करते हैं, ना ही समाज में समाज के अंदर जो मूलभूत जो सुविधाएं होती है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करते। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार तय किया है और देश की जनता ने तय किया आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हराएगी। ठीक है समीर जी, इसका जवाब दीजिए। यहां पर कह रहे हैं समाजवादी पार्टी से कि आप लोग मूल मुद्दों पर बात नहीं करते और पूरे यूपी से आपका सफाया हो जाएगा। देखिए आस्था जी, हम हमेशा मूल मुद्दों पर बात करते हैं और चुनाव से पहले भी करते हैं और बाद में भी करते हैं। हमारे पास योगी आदित्यनाथ जी जैसा नेतृत्व है, हमारे पास मोदी जी जैसा नेतृत्व है देश में, और हम उत्तर प्रदेश और देश के अंदर विकास की इबारत लिख रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की तरक्की कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं, हम विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। भदौरिया जी के पास कहने को कुछ नहीं है, ये आरोप इनका पुराना है। ये 17 से आरोप लगा रहे हैं और सभी चुनाव हार जाते हैं, जनता इनको खारिज कर देती है। चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, 2022 विधानसभा का रहा हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो, पंचायत से लेके पार्लियामेंट के चुनाव अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी हारती है और आरोप लगाती है कि हम साहब मुद्दों की बात नहीं करते। अरे जनता ने किसको खारिज किया ये उत्तर प्रदेश भी जानता है, देश भी जानता है। उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से नौजवानों के लिए काम कर रही है, विकास की इबारत लिख रही है, हम अनुराग जी कुछ कह रहे हैं, मुझे लगता है भागीदार हो रहे हैं। ध्यान दीजिए उन पर भी। कानून व्यवस्था इमारत लिखी जा रही है, तो एक आध विकास का काम बना तो इमारत तो लिखी जा रही है। आप बता दीजिए विकास की दर क्या है, अभी यही बता दीजिए तो हम जान जाएंगे कि भाई इमारत लिख रहे हैं आप। बेरोजगारी दर ही बता दीजिए तो हम समझ जाएंगे आप इमारत लिख रहे हैं। बता दीजिए आप बेरोजगारी दर क्या है, आप कह रहे युवाओं को रोजगार मिल रहा है सब कुछ, तो बेरोजगारी दर ही बता दीजिए क्या है। अनुराग जी, आपने तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों के रोजगार पर डाका डाला था। आपने तो एक बलात्कारी और एक छेड़खानी के आरोपी को यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना दिया था आपने। अनुराग जी, सूची 3 जिले से आती थी, सर्व नहीं आती। माफ मत करिए, आप चुनाव लड़िए, सर्व नहीं आता आपको। आप चुनाव लड़िए, माफ मत करिए, माफ कर दीजिए। आप एक तरफ कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं माफ करो। चुनाव लड़िए, आप INDIA की ताकत दिखाइए। पूरा उत्तर प्रदेश सुन रहा है, बेरोजगारी दर बताइए क्या है बेरोजगारी। ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे आस्था जी, ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इनके पास कोई दम नहीं है चुनाव लड़ने का। ये जिसको लड़ा रहे हैं उसकी जमानत जब्त होगी, इनकी भी जमानत जब्त होगी घोसी के अंदर। अनुराग जी, कभी घोसी गए नहीं हो आप? घोसी जाओ, मऊ जाओ, आजमगढ़ जाओ, गोरखपुर जाओ, कभी जाओ आप लखनऊ से बाहर नहीं निकलते हो अनुराग जी, इस नाते आपको विकास दिखाई नहीं देता। अगर स्टेडियम बनाए तो आप योगी जी के विकास को देखना नहीं चाहते हो। स्टेडियम के नाम बता दीजिए हम तो आप ही। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप लोग आपसी वाद विवाद में मत उलझिए। एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी बात पूरी रखें। मुझे पता है घोसी में मेन मुकाबला जो है आप दोनों के बीच में है, बहुत कुछ सियासी तौर पर कहने को है। समीर जी प्लीज होल्ड। समीर जी और भी पैनलिस्ट जुड़ गए हमारे बीच में, एक बार सब लोग बात रखें, मैं दोबारा से लौटकर आप लोगों के पास आऊंगी। हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी भी जुड़ गए हैं। सूर्यकांत जी, बागेश्वर सीट पर भी चुनाव है, यूपी की घोसी विधानसभा पर भी उपचुनाव है और इसको कहा जा रहा है कि 2024 के लिए कहीं ना कहीं ये एक रुझान बनकर के स्पष्ट करेगा कि ऊंट किस करवट बैठना चाहता है। एक लिटमस टेस्ट इसको माना जा रहा है, INDIA वर्सेस NDA का। नहीं, मैं समझता हूं ऐसा कुछ नहीं है, ये लिटमस टेस्ट वगैरह कुछ नहीं है। पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरा मसल पावर, पूरा पैसा, धन बल, जनबल जिनके साथ रही है, सारी चीजें सब इस्तेमाल, साम दाम दंड भेद, चाहे घोसी का चुनाव हो और चाहे बागेश्वर का चुनाव हो। आप देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, मतलब नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट जिसको कहते हैं उत्तराखंड की। अब भदौरिया साहब बताएंगे उत्तर प्रदेश के बारे में ज़्यादा, हालांकि हम उत्तर प्रदेश का ही पहले हिस्सा थे, लेकिन उत्तराखंड में
डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से नॉन परफॉर्मिंग 6 साल हो गए और 75 वर्षों में आजादी के बाद से लेकर अब तक जो बेरोजगारी का ग्राफ है वो अपने चरम पे है। राज्य में भर्ती घोटाला, इतना बड़ा भर्ती घोटाला हुआ है। राज्य के अंदर अंकिता भंडारी की हत्या पूरे राज्य की जो महिला शक्ति है उसकी अस्मिता को चुनौती, इस राज्य की सरकार में जो शामिल लोग, मतलब सरकारी दायित्वों में और पार्टी के दायित्वों में, आरएसएस में, बीजेपी में, सरकार में, तीनों जगह वो परिवार। ठीक है सूर्यकांत जी, लेकिन ये सारे मुद्दे जो आप लोग बीजेपी के खिलाफ खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, कहा यह भी जा रहा है कि इस चुनाव से एक बार जातीय समीकरण का भी गुणागणित स्पष्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप देखिए 2024 से पहले का ये उपचुनाव एक संकेत, एक संदेश देने का वक्त भी होता है हर सियासी पार्टी के लिए। वो अपना बेस्ट शॉट खेलना चाहते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि आप INDIA के बाद, जब से आपका गठबंधन बना है, उसके बाद ये सीधा मुकाबला आपका बीजेपी एनडीए से होगा। ये बिल्कुल बेकार की बात है। INDIA, इंडिया बोलिए ना आप, INDIA क्यों बोलते हैं? इंडिया बोलने में क्या तकलीफ है? आपके INDIA का मतलब कुछ और है ना, मोदी जी को तो, अरे मोदी जी को तो तकलीफ है ही, मोदी जी को तो तकलीफ है ही बोलने में इंडिया, और बीजेपी वालों को तो इंडिया बोलने में तकलीफ है ही। मैं समझता हूं टीवी चैनल में एंकर्स को और रिपोर्टर्स को नहीं, अपने देश का नाम हम फक्र से लेते हैं, हम भारत भी कहेंगे, भारतवर्ष भी कहेंगे, इंडिया भी कहेंगे, लेकिन दरअसल आपके INDIA का अर्थ कुछ और है और वो पूरी तरह सियासी जामे में लिपटा हुआ है सूर्यकांत जी, और इसीलिए उसको ऐसे ही पुकारा जाएगा। उसको देश के नाम पर आप भी अपने गठबंधन का नाम नहीं रख सकते, इसीलिए आपको भी हर एक लेटर को अलग से डिफाइन करना पड़ा है और इसीलिए वो उसी तरह पुकारा जाएगा। क्यों? मैं कर रहा हूं ना, मैं कर रहा हूं उसको डिफाइन। ऐसा है कि इंडिया स्पेल होता है, उसको आप स्पेल कर सकते हैं, एनडीए को स्पेल नहीं कर सकते क्योंकि वहां से 2 आई मिस हो रहे हैं। पहला आई मिस हो रहा है और बाद में आई मिस हो रहा है। तो जब 2 आई मिस हो रहे हैं, और आई क्या है? वो दो आई हैं, इंडियननेस और इंक्लूसिवनेस। इसीलिए तो मैंने ये सवाल किया है सूर्यकांत जी, वोट देने के बाद भी एक तरह से टेस्ट हो जाएगा ना, सब लोग इकट्ठा होकर चुनाव लड़े तो कितनी कड़ी या कितनी बड़ी टक्कर हुई। ये मैं समझता हूं कि किसी तरह से तुलना इसकी और किसी तरह से कंपैरिजन। ठीक है, चलिए आप लोग हिचकिचा रहे हैं कि इस मुकाबले को INDIA वर्सेस एनडीए ना कहा जाए। ठीक है, उमेश यादव जी हमारे बीच में, सुभाषपा के प्रवक्ता उमेश यादव जी, यूपी की घोसी सीट हो, उत्तराखंड की बागेश्वर सीट हो, क्या 2024 के लिए कोई संदेश निकलेगा? क्या सीटें वो भी अलग अलग प्रदेशों में, इससे इतने बड़े 545 देश की सबसे बड़ी संसद के लिए, पंचायत के लिए कोई बहुत बड़ा संदेश निकलने वाला है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और उत्तर प्रदेश की एक सीट और उसकी सीट के पूरे देश में संदेश भी नहीं जा पाएगा। जहां तक सूर्यकांत जी का, अभी मैं बार बार इंडिया को लेके चर्चा कर रहे थे, तो आस्था जी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप देश के नाम से भावनात्मक खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप भावनाओं में बहाकर एक इतने सारे दलों को, छोटे मोटे, जिनको आधों को तो लोग जानते नहीं होंगे, उनको इकट्ठा करके आप देश का भावनात्मक खिलवाड़ नहीं कर सकते। भावनाओं के साथ, देश की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। रह गई जीत की बात, तो मैं निश्चित आपसे दावा करता हूं कि घोसी सीट और बागेश्वर सीट दोनों पर एनडीए गठबंधन जीतेगा और बहुत बड़ी रिकॉर्ड मतों से जीतेगा। बहुत बड़ा कोई इसमें कोई तनाव की बात नहीं है। जितनी चर्चा हो रही है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी कह रही है कि जनता के मुद्दों पर आप बात नहीं करते और इसीलिए ये उपचुनाव तो क्या 24 में आपका यूपी से ही सफाया होगा। देखिए ये आस्था जी ये ज्यादा बात करते थे, अनुराग जी की पार्टी जनता की ज्यादा बात करती थी, तभी सन 2014 से आज तक जनता उनको सुनी नहीं रही है। 5वां चुनाव हारने जा रहे हैं वो 2024 में, लगातार जनता उनको नहीं, वो ज्यादा बात करते थे, उनको सुन नहीं रही है। हम कम बात करते हैं लेकिन काम करते हैं, बात कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, इसलिए जनता उनको सुन रही है और लगातार सुन रही है और लगातार चुन रही है और आगे भी चुनती रहेगी। ठीक है, और आप उसको जनता की फाइनल मोहर मानते हैं? ये सवाल हम लेकर जाएंगे अनुराग जी के पास, लेकिन निरंजन पोद्दार जी भी हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक। ठीक है उमेश जी, बात आ गई आपकी। जनता की मोहर, उमेश जी बात आ गई आपकी। निरंजन पोद्दार जी, आप इस उपचुनाव का या इससे निकलने वाले संदेश का आकलन किस तरह करते हैं? क्या वाकई ये विपक्ष के INDIA की एक अग्नि परीक्षा है?
देखिए आस्था जी, अगर इसको चुनाव की बात करें हम, चुनाव कोई भी चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं पार्टियों के मोरल पे तो प्रभाव डालता है, लेकिन अगर इसको कहें कि हम 2024 का ये लिटमस टेस्ट है तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। उसका कारण ये है कि 2024 का जब चुनावी अखाड़ा जमेगा तो उसके अंदर उसके स्टार प्रचारक भी अलग होंगे, उसकी रणनीति भी अलग होगी, उसके अंदर ताकत भी अलग प्रकार से झोंकी जाएगी तमाम पार्टियों के द्वारा। खासकर मैं कहूं भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी उसके अंदर उतरेगा। और आप ये मान के चलिए कि उस चुनाव के अंदर जितने तीर तमंचे चलेंगे शायद इस उपचुनाव के अंदर उतना दमखम नहीं दिखाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए ऐसा है आस्था जी, बोलने को आदमी कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन चुनाव में वास्तव में क्या होता है कि अभी हम बात करें इंडिया गठबंधन की या INDIA गठबंधन की, तो आस्था जी देखिए घोसी उपचुनाव की अगर हम बात करें तो आप ये देखिए यहां पे सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी से है। बेशक ये गठबंधन में होंगे लेकिन कांग्रेस का यहां कोई विशेष वर्चस्व नहीं है। 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि कांग्रेस यहां से आप ये मान के चलिए नोटा से नीचे वोट लेकर के गई थी, यानी कि 2% के आसपास कांग्रेस के वोट रहे थे। तो उससे अगर वो गठबंधन में भी आते हैं, अगर उनका गठबंधन भी होकर के लड़ता है तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव पे कोई विशेष प्रभाव पड़ पाएगा। और रही बात बागेश्वर की, तो बागेश्वर के अंदर आप देखेंगे तो वहां पे जो है समाजवादी पार्टी का कोई वोट बैंक नजर नहीं आता। तो मेरा ये मानना है कि जो चुनाव है ये पूर्ववर्ती जो पहले जो चुनाव हुए उस तरीके से चुनाव ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के बीच में। यहां पे ये चीज देखने वाली है, जो दारा सिंह चौहान है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से टूट कर चले गए थे, वापस भारतीय जनता पार्टी में राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। आपको पता होगा कि हवा का रुख पहचानने वाले लोगों में उनका कहीं ना कहीं 2022 में उनसे गलती हुई थी, दोबारा वो घर वापसी। ठीक है निरंजन जी, ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, आपको लेकर आना चाहूंगी। घोसी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मेन मुकाबला बीजेपी और एसपी के बीच में माना जा रहा है और बीजेपी ने यहाँ दल बदल का दांव लगाया है। दारा सिंह चौहान अब बीजेपी से लड़ रहे हैं। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आप देखो चारों तरफ, चाहे महिला समस्या हो उसके या आप देख रहे हो जिस तरह से आपको लगातार घटनाएं देखने को मिलती है। कई वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, पुलिस वाले ही माने बेवजह क्यों पीट रहे हो भाई, किसी को बुला के। आपने मुरादाबाद की घटना देखी कि किस तरह से गोली मार दी गई, बेचारा वॉक पे निकला था। आपने बिजनौर की घटना देखी होगी, कैसे उसको गोली मार दी गई थी पुलिस वाले को। तो मैं कहता वो सब ठीक है अनुराग जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। दारा सिंह चौहान एसपी में थे, अब बीजेपी में आ गए, बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतार दिया। ये तो सीधे तौर पर नुकसान है ना, मतलब आप मान रहे हैं कि स्थिति के आकलन में आप पहले एक कदम पीछे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी में थे, वो ही देखते रहते हैं कहां जाना है, क्या करना है। अब वो सत्ता में, चूंकि सत्ता के साथ कुछ लोगों की रहने की आदत है। बहुत लोग हैं जो हमारे साथ से उधर गए, उनको सत्ता में जीने की आदत है। वो जनता की समस्या के समाधान की बात नहीं कर सकते, जनता के लिए नहीं लड़ सकते। विपक्ष में जब आप रहते हो तो आपको जनता की आवाज उठानी पड़ती है। जनता की जो तकलीफ होती है उसकी आवाज बन के आपको सदन और रोड दोनों पे उठानी पड़ती है, जो आप नहीं उठाना चाहते। चूंकि आप सत्ता हो गई है, उनको लगा कि समाजवादी की सत्ता नहीं मिली तो अब सत्ता के साथ बीजेपी में चले गए। ऐसे हमारे राजवत जी भी वैसे ही गए, उनको भी सत्ता की चाय पीने की आदत है, उनको भी सत्ता की चुस्की, चाय की चुस्की लेने की आदत है। वो भी संघर्ष नहीं कर सकते, विपक्ष में रह के जनता की आवाज नहीं उठा सकते। बोलेंगे, अभी हम उनसे पूछेंगे कि जाति जनगणना की बात करो तो आप चुप हो जाते हैं। आप किसान की बात नहीं करते, छोड़ के नहीं गए, हम आपको छोड़ के नहीं गए। आपने हमें तलाकनामा भेजा, हम तो आजमगढ़ बुला रहे थे, आपके नेताजी को आजमगढ़ बुला रहे थे कि आइए अपने भाई को जिताइए। चाय पीने की सत्ता की आदत है, आपको हम आजमगढ़ बुला रहे थे कि आइए अपने भाई को जिताइए, लेकिन आप एक ही तरीके नहीं दे रहे। हमने आपने हमें चिट्ठी लिख दी, हमने आपका सच किया दिया, आपने चिट्ठी लिख दी। परेशान रहा, लेकिन आप चर्चा नहीं करेंगे, मुझे पता है। हमने आपको नहीं बोलेंगे, मैं जानता हूँ, आपको नहीं छोड़ा, किसान की नहीं हुई, किसान परेशान है, उसकी लागत भी नहीं निकल रही, आप इस पे नहीं बोलेंगे, मैं जानता हूं। चूंकि आपको चलिए ठीक है, गठबंधन टूट गया ना आप दोनों का, ठीक है, राहें अलग अलग हो गई। सुभाषपा ने अपनी फाइनल राह पकड़ ली, फाइनल ही है ना उमेश जी? जी आस्था जी, हम आजमगढ़ इनको बुला रहे थे, इनके नेता एसी से निकल नहीं रहे थे, ये बुरा मान गए। हमने पब्लिक मंच से कह दिया कि आप आ जाइए, समाजवादी पार्टी जीत सकती है, आप आए नहीं।
आपका चुनाव का परिणाम नहीं आया, आपने हमें चिट्ठी लिख दी, हमने सच कह दिया, आपने हमें तलाकनामा भेज दिया, हमने स्वीकार कर लिया। अभी आप कह रहे हैं कि हमें चाय पीने की आदत है, हम तो वहाँ गलियां गाँव गली गली दिल्ली और लखनऊ में रहते हो, एसी बैठ के सत्ता की चाय पी रहे हैं, 67 सत्ता की चाय पीते हैं बैठ के, पब्लिक के साथ होते, पब्लिक के साथ होते हैं, आज हमारे साथ होते हैं। चलिए, इन सब बातों का समय निकल गया है, इन सब बातों का समय बहुत पीछे छूट गया है और वास्तविकता मौजूदा हकीकत ये है कि आप दोनों अलग अलग अपनी अपनी राह पर हैं, आप दोनों अपनी अपनी राह पर हैं। समीर सिंह जी, जीत का ये सिलसिला बरकरार रख पाएंगे क्या? अभी तक पिछले चुनाव उठाकर देखें, उपचुनाव उठाकर के देखें, तो जीत का ये सिलसिला बरकरार रहेगा क्या? नहीं, निश्चित रूप से आस्था जी, हमारे पास नेतृत्व है और हमारे पास नीति है। हमारे पास योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व है, हमारे पास मोदी जी का नेतृत्व है, हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से घोसी उपचुनाव हम जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा आस्था जी कि भदौरिया जी अभी गठबंधन की बात कर रहे थे, नैतिकता की बात कर रहे थे। अरे आप 17 में कांग्रेस से गठबंधन किया, आपने राहुल गांधी को गाली दिया। 19 में मायावती से गठबंधन किया, आपने मायावती को गाली दिया, आपने राजभर को गाली दिया, आपने चौहान को गाली दिया। आपने कोई ऐसा अपना पार्टनर नहीं छोड़ा जिसको आपने गाली नहीं दिया। कमी किस में है? अखिलेश यादव में है, समाजवादी पार्टी में है कि आपने जिनको जिनको गठबंधन किया और जिनको जिनको गाली दिया उनमें कमी है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है भदौरिया जी कि आप झूठ बोलते हो, आप फरेब करते हो, आप गलत बयानी करते हो, आप लोगों को अपमानित करते हो, आप सच्चाई पर रहना नहीं चाहते हो, आप लेकिन गठबंधन टिक नहीं पाता आपका, कानून की व्यवस्था का काम नहीं करते हो, किसानों के लिए काम नहीं करते हो, आप बैठ के लफाजी और झूठ बोलोगे। भदौरिया जी, आप बैठ के लफाजी और झूठ बोलोगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं। ये किसी से बताना नहीं है, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, गाली नहीं देते। अगर महिलाओं के सम्मान की बात उठाना, चलिए ठीक है, मेरे पास लास्ट 30 सेकंड है, लास्ट 30 सेकंड है। घोसी पर हम चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है जाते जाते बागेश्वर सीट के लिए भी हमें एक फाइनल कमेंट लेना होगा। सूर्यकांत धस्माना जी, बागेश्वर सीट पर एक तरीके से समाजवादी पार्टी ने आपको वॉकओवर दिया है, आपके बीजेपी के बीच में मुकाबला है, क्या दावा आपका? आस्था, हम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। हम राज्य के डबल इंजन सरकार का जो एक प्रपंच पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है, उसके बारे में राज्य के जो ज्वलंत विषय हैं उनको हम जनता के बीच में ले जाएंगे। चुनाव में यही होता है, सवालों पर मुद्दों पर बात होती है, मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। सवाल और मुद्दे नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल निश्चित तौर पे मुद्दों पर बात करेंगे और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने की पूरी ताकत लगाएगी। चलिए, और फाइनली आपका ये कहना है कि इस चुनाव को INDIA वर्सेस NDA के तौर पर ना देखा जाए। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव को लेकर कई ऐसी बातें हैं जो 2024 के लोकसभा के लिहाज से बेहद अहम हैं। पहली बात तो यह है कि यह उपचुनाव विपक्ष गठबंधन INDIA के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, यानी कि इन चुनाव परिणाम से यह तय हो जाएगा कि विपक्ष का गठबंधन कितना असरदार होगा। और दूसरी अहम बात यह है कि घोसी सीट पर कांग्रेस ने और BSP दोनों ही पार्टियों ने अब तक अपने उम्मीदवार नहीं उतारे और ऐसे में देखने वाली बात है कि अगर कांग्रेस SP उम्मीदवार के पक्ष में वॉकओवर कर रही है तो क्या इसका कोई फायदा अखिलेश यादव की पार्टी को होगा या नहीं। इससे यह अंदाजा लग जाएगा कि यूपी के लड़के वाला फॉर्मूला 2024 में रंग लाएगा या नहीं। और तीसरी अहम बात यह कि घोसी सीट पर बड़ी दलित आबादी है, यह BSP का वोट बैंक भी माना जाता है। अगर मायावती घोसी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारती हैं तो क्या ये दलित वोट बीजेपी के खाते में जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकेगा कि अगर BSP NDA के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ती है तो इसका क्या असर होगा। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह भी कि पिछली बार यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी और योगी की लहर के सामने विपक्ष के सारे दांव फेल साबित हो गए थे।
तो क्या इस बार भी उपचुनाव में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।